नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन केसर जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो पवन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रतीक जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। नमस्कार, हर हर महादेव। पवन जी, बिहार के जो हालात हैं वो जो है एक अलग मोड़ ले चुके हैं और बिहार में उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार है वो बन जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ में अलायंस क्यों करना चाहती है? देखिए क्यों करना चाहती है, देखिए ये राजनीति है और हम्म। राजनीति में बहुत से समीकरण देखने पड़ते हैं और जो हम्म। अभी समीकरण बन रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे मतलब हम जहाँ सोचना खत्म करते हैं, वहाँ वो सोचना शुरू करते हैं। हम्म। जो जातीय जनगणना का जो इन्होंने कार्ड खेला था बिहार में, वो कार्ड जो है अब इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, चाहे वो इंडिया अलायंस था या लालू प्रसाद यादव था, इन्होंने जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका, वो चाहते थे कि पूरे देश में उसको लागू किया जा सके और जो दलित या एससी, एसटी, ओबीसी जो वर्ग है, उसको उसकी जनगणना के हिसाब से एक डिमांड के तौर पर कि हाँ, हमारी योजनाओं में, हमारी पॉलिसी में जितनी हमारी संख्या है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसमें मतलब लाभ दिया जाए। ये इस तरह का इनका पूरा एक षड्यंत्र था, पूरा एक प्लानिंग थी। उसको भांपते हुए आज भाजपा 2024 के लिए ज़ीरो, मैं कहूँगा ज़ीरो रिस्क के लेने के मूड में है। वो हर तरीके से जो 400 पार का मतलब उनका जो संकल्प है, वो उसको पूरा पार करने के पूरे उसके लिए काम कर रहे हैं और अभी से नहीं मतलब हर महीने इन्होंने क्या-क्या डिलीवर करना है, क्या-क्या चीज़ें जनता को प्रोवाइड करनी वो मतलब प्लानिंग पिछले मतलब साल डेढ़ साल से इन्होंने कर रखी हुई है। और ये जो जाति की जनगणना के आधार पर आरजेडी जब ये अलायंस जब इनको लगा कि यहाँ इनको स्पेस मिल चुकी है, वो दरार मिल चुकी है नीतीश और लालू के बीच में, भाजपा ने ज़रा-सी भी देरी नहीं की। क्योंकि जेडीयू के, आरजेडी के बहुत से ऐसे विधायक, सांसद डायरेक्ट बीजेपी के संपर्क हम्म। में थे। खुद खुद वो संपर्क साध रहे थे, भाजपा हम्म। जॉइन करने के लिए म उनको हम्म। फ़ोन पे रखा गया था। यहीं दिल्ली में 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना उन्होंने इंतज़ार किया है टाइम मिलने का और कई लोग तो इस नेतृत्व से उस वक़्त मिले भी थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से लगभग 6 महीने पहले जब ये इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उसी वक़्त एक गरमा-गर्मी बिहार की राजनीति में हुई थी, जब ये एक शोर उठा था कि जेडीयू के जो विधायक हैं वो मतलब इस अलायंस से खुश नहीं हैं, वो कहीं न कहीं अपना मन बना रहे हैं, भाजपा जॉइन करने के लिए। तो उस वक़्त नीतीश कुमार एक जो है मंजे हुए जो है राजनेता हैं। उनके पास जो है अपने विधायकों के लिए हर एक चीज़ है जिसको रोकने के लिए, पॉज़िटिव भी हम्म। और एक फ़ाइल उनकी रहती है उनके पास। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अपने विधायकों को भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जेडीयू के सांसद या विधायक को ऐसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उस वक़्त उन्होंने सँभाल लिया था, मगर जैसे-जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आगे जो है खराब हुई और जो समीकरण आगे बनने लगे, खासकर इंडिया अलायंस में, जहाँ हम्म। नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कर जब रहे हैं। उनको जब उनको पीएम कैंडिडेट जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई, इंडिया अलायंस का कन्वीनर तक नहीं उनको नियुक्त किया गया और सबसे बड़ी बात, जब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और वहाँ पे नीतीश कुमार की जगह खड़गे जी का नाम लिया गया प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप पर, तब कांग्रेस ने वहाँ पे उ पलट कर जो है इनका समर्थन नहीं किया। ये भी एक विषय रहा वहाँ पे कि क्यों आज जो है नीतीश कुमार जो है कांग्रेस और इंडिया अलायंस से बाहर निकलने की
मतलब उन्होंने मन बना लिया था। आज उसी का परिणाम है कि इन्होंने जो है अपने पुराने जो संपर्क थे, चाहे वो जो स्पीकर हैं इस वक़्त जो बिहार के, उनका और हुँ, बीजेपी का जो है ना वो ब्रिज का काम कर रहे थे। नीतीश कुमार और वो स्पीकर जो है ना जेडीयू के, वो ब्रिज का काम कर रहे थे, उसमें टाई अप करवाया उनका प्रॉपर उसके साथ बात हुई वहाँ पे और मतलब आप कह रहे हैं कि जो तार जेडीयू और बीजेपी का उन्होंने नीतीश कुमार ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से जोड़ कर रखा। नहीं, छोड़कर नहीं रखा। देखिए, पीछे जो अगर पीछे चुनाव देखे पीछे हुआ था, बाय पोल हुआ था जब, तो अमित शाह जी ने तो डायरेक्ट कहा था कि अब हम इनके साथ समर्थन मतलब कोई भी अलायंस नहीं करेंगे, अब इनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। अब इनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आवाज़ आ रही है मेरी? हुँ, हेलो? आ रही है, आ रही है। गठबंधन नहीं होगा। वहीं सम्राट चौधरी ने भी बार-बार इवन उस वक़्त सुशील मोदी जी ने भी बयान दिए थे कि अब अलायंस जो नहीं होगा, मगर ये राजनीति है और सबसे बड़ी जो मैंने आपसे कहा कि वो जो जातीय जनगणना, वो जो हुँ, मेन इनका ब्रह्मास्त्र रहा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव है या इंडी अलायंस का जो आपने ये समझ रहे थे कि ये हमारे पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसको हम उपयोग करेंगे लोकसभा के जस्ट पहले, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका जो ब्रह्मास्त्र है वो खत्म ही कर दिया। उसका तोड़ ऐसा निकाला कि उसको अब ये इस्तेमाल कर ही नहीं पाएँगे, इंडी अलायंस रहा ही नहीं आज के टाइम पर। तो उसका जितनी क्रेडिबिलिटी थी उस जो कास्ट सेंसस की, वो खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार आज जो है पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि इंडी अलायंस से बाहर हैं। ममता बनर्जी ने मना कर दिया है। अखिलेश यादव का कोई अता-पता नहीं है कि वो किस तरफ करवट बैठेगा। इवन कि जो पिछला इनका एक्सपीरियंस है, वो तो कांग्रेस के विरुद्ध तो उन्होंने मतलब डायरेक्ट बोल दिया था अगेंस्ट में कि हम जो हैं चालू पार्टी है, हम इनके साथ मतलब एक मजबूरी का ये जितने भी हुँ, आपस में बैठे हैं, एक मजबूरी के तौर पर बैठे हैं। इनकी आपस में जो विचारधारा एक की नहीं मिलती, दूसरा सीट शेयरिंग के लिए मतलब इनको दूसरी की थाली से तो खाना है, मगर अपनी थाली से कोई भी बाँट कर तैयार नहीं है। ये आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा, सिर्फ़ 2 सीटें देने के लिए इनको तैयार था। अखिलेश यादव भी सिर्फ़ 2 सीटें उत्तर प्रदेश मतलब 80 में से सिर्फ़ 2 सीटें कांग्रेस को वो देने के पक्ष में हैं। वहाँ पे भी इनकी कशमकश हो रही है। वहाँ अरविंद केजरीवाल के साथ भी इनकी दाल नहीं गल रही। वहाँ महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके साथ जो इनका गठबंधन होने की इनकी है, वहाँ पे भी इनकी सीट शेयरिंग का पेच फँसा हुआ है। इसीलिए मैंने आपके चैनल पे कल भी कहा इसमें कि ये अलायंस 2024 के चुनाव से पहले तक ये रहेगा ही नहीं। मैं बार-बार कहता हूँ कि ताश के पत्तों का महल मैं इसको बार-बार क्यों कहता हूँ? क्योंकि इनका अपना बेस है ही नहीं। इस अलायंस का ये कहीं एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं है और सबसे बड़ी कि सारे अपनी अलग डफली बजाने में लगे हुए हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि भाजपा जो है, वो इस बार पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ ये यहाँ पे अच्छी सरकार बनाकर चला जाएगा। अच्छा मेरे पवन जी आपसे 2 और सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो पलटी नीतीश कुमार कभी भी मार सकते हैं। जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात दुनिया जानती है। सभी को पता है ये बात। तो उस चीज की गारंटी इस बार किसने ली है कि हाँ इस बार पलटी नहीं मारेंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसका सूत्रधार कौन था? देखिए इसका सूत्रधार जो है ये मैं आपको पहले ही बता दें कि 6 महीने पहले से आप कह रहे हैं सूत्रधार, ये खुद हाँ। बार-बार उन्होंने अप्रोच किया। 6 महीने पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, कहीं ऐसे यहाँ पे बिहार भवन में और शायद किसी केंद्र मंत्री के दफ्तरों में भी इनकी बैठकें होती रही, इनका आना-जाना लगा रहा, टाइम माँगते रहे, मगर कहीं न कहीं जो शीर्ष नेतृत्व था, उन्होंने उस तरह का भाव नहीं उनसे मुलाकात हुई, उनसे रिपोर्टिंग हुई, क्या चाहते हैं कि जो मन में क्या चल रहा है, वो सारा समझा
और इनको होल्ड पे, मैं कहूँगा होल्ड पे रख दिया था कि प्रॉपर टाइम आने का वो इंतज़ार कर रहे थे। और जो सूत्रधार की बात करूँ, सूत्रधार खुद पार्टी में जो है नीतीश कुमार ने कंटिन्यू कंटिन्यू उसके बाद जब उनको लगा कि इनके जो विधायक हैं, इनके जो सांसद हैं, वो कहीं न कहीं भाजपा के डायरेक्ट संपर्क है, तो उनको उनको आश्वासन देकर कि मैं अब खुद अप्रोच करता हूँ, एक प्रॉपर नेगोशिएशन के साथ हम एनडीए के साथ जाएँगे। मगर जो वो भी अपना एक प्रॉपर टाइम ढूँढ रहे थे, वो प्रॉपर वो वक़्त की वो क्या सूटेबल टाइम क्या ये आ क्या ये आया जो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की जो प्रक्रिया थी वो ज्यादा तेज तब हुई जब ललन सिंह से इस्तीफा मांग लिया गया उसके बाद? बिल्कुल लल्लन सिंह जो है वो प्रो आरजेडी है। आरजेडी हम्म। था, कहीं ऐसे फैसले में, कहीं ऐसे बयान जो हैं, वो कहीं न कहीं पार्टी के जे नेता जो हैं, पार्टी के जो वहाँ पे सांसद हैं या जो विधायक थे, वो उनसे इत्तेफ़ाक नहीं रख रहे थे। वो कहीं न कहीं अपने आप को मतलब अपनी राजनीति पर वो खतरा महसूस कर रहे थे कि हम्म। हमारा जो वहाँ का अध्यक्ष है, पार्टी का अध्यक्ष है, वो ऐज़ ए आरजेडी के इस तरह से समर्थन में है कि वो हमारी बात कम सुनता है और आरजेडी के ज़्यादा सुन रहा था उस वक़्त। तो वो उससे उससे ये हुआ कि वहाँ के सांसदों के दबाव के कारण नीतीश कुमार हम्म। ने वो फैसला लेना पड़ा उनको। और आपने देखा पिछले दिनों क्या रहा कि ज़बरदस्ती जो उनसे इस्तीफ़ा मतलब एक तरह से ले लिया और दोबारा कमान जो है अपने पास उन्होंने ले ली नीतीश कुमार ने। आज उसी का परिणाम है कि एक वक़्त के साथ एक प्रॉपर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इन्होंने ये आज टाइम आ गया है। अब जो है अलायंस टूट रहा है वहाँ पे और नया जो पुराना इनका अलायंस था, क्योंकि इसमें अगर ये जो नीतीश कुमार जी हैं, अगर ये नहीं इसमें इस वक़्त फैसला लेते, तो इनकी पार्टी टूटने के कगार पे। तो इनको हम्म। मजबूरन जो है वहाँ पे कर गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ, भाजपा इस वक़्त जो है नेगोशिएशन मतलब इनको ज़्यादा वो नहीं करने के मूड में नहीं थी इनके साथ। उन्होंने अपने पूरा जो अलायंस है, चाहे वो चिराग पासवान हैं, उनके चाचा जो पशुपतिनाथ पासवान हैं, उनके साथ उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेकर आज भी चिराग पासवान और अमित शाह जी की बैठक हुई है, 4 बजे वो बाहर निकले हैं। तो पूरा उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कि लोकसभा में आपको प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी, सीट बँटवारा था। पिछली बार वो 17 पे लड़ी थी भाजपा और ये जेडीयू। इस बार हाँ। लोकसभा में भी जेडीयू को कम जो है सीटें मिलने वाली हैं। वो उनको जितनी पिछली बारी मिली थी, उतनी नहीं होंगी। हाँ, पिछली एक बार 17 सीटें मिली थी। ये रिटायरमेंट जो है वो प्लान कर दी गई होगी नीतीश कुमार की। और लोकसभा के बाद मुख्यमंत्री भी जो है भाजपा का वहाँ पे आ जाएगा फुल फ्लेज। ये सिर्फ़ लोकसभा के लिए, जहाँ तक मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि नीतीश कुमार जो हैं लोकसभा के बाद किसी राज्य के गवर्नर नियुक्त हो जाएँगे और भाजपा फुल फ्लेज जो है ना 1 साल लगभग मतलब 9 से 10 महीने जो है शायद ये पूरा खुद वहाँ पे सरकार चलाएगी। 2025 तक जब तक चुनाव, तो ये पूरी खुद सरकार चलेगी और अच्छी सरकार चलेगी। जी, अभी ललन सिंह की बात चल रही थी। आपने बताया कि ललन सिंह प्रो आरजेडी हैं। जी, ललन सिंह जो मतलब बिहार से जो खबरें आ रही हैं, जो जेडीयू के जो सांसद हैं उनकी लामबंदी है वो शुरू हो गई है। तो उनकी जो रखवाली है वो सौंपी गई है लल्लन सिंह को और सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी, जी। कहीं ऐसा ना हो कि चोर को ही रखवाली पर लगा लगा दिया है। ऐसा नहीं है। देखिए, लल्लन सिंह जो है, जितना मर्ज़ी वो प्रो आरजेडी हो सकते हैं, मगर नीतीश कुमार के साथ वो मतलब इस वक़्त वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हम्म। कहीं न कहीं वो भी इसमें अहम रोल कर सकते हैं अगर इनको ज़रूरत पड़ी। अभी तो इस्तीफ़ा पड़े और हाउस में उनको पूरा साबित भी करना है। अगर वो ज़रूरत हम्म। पड़ी तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी टूट सकते हैं, भाजपा के उसमें आ सकते हैं। तो वो उस उनको उस चीज़ का डर है कि अगर मैंने इसमें कोई अगर धोखाधड़ी की, ला लास्ट में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, तो वो बख्शे नहीं जाएँगे। मतलब इस तरह का विश्वासघात
नीतीश कुमार खुद भी उनको नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि मैं एक जो ना नीतीश कुमार एक मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, सबकी फाइल रखते हैं वो। होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, गृह मंत्रालय जो है वो पूरा वो मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास है। तो ये कहीं न कहीं जो है फाइल सबकी है, इसी वजह से इससे पहले भी विधायक आगे-पीछे नहीं हो पाया और अभी भी नहीं होगा। तो उसमें आप निश्चिंत रहिए। ये है कि कुछ जो विधायक हैं पैसे के दम पर 4-5 विधायक अगर आगे-पीछे कहीं होते हैं, मगर इतने का जुगाड़ जो है वो एक्स्ट्रा शायद दूसरी जो पार्टीज़ हैं, वहाँ से हो सकता है। तो उसमें चिंताजनक कोई बात ऐसी है नहीं क्योंकि यहाँ पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी अपना पीठ वो मतलब पूरा अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है। वो भी अपनी तरफ से पूरा एक कर रहे और हैं कि कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है? कांग्रेस का खेमा इस वक़्त जो है वो सिर्फ़ वो ताली बजा सकता है। खेलने वाले जो खेल हैं वो खेल रहे हैं। इनका अपने जो जो विधायक हैं वो नॉट रीचेबल चल रहे हैं। आपने खुद मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। ये मीटिंग जब वहाँ पे जा रही है न्याय यात्रा के लिए, इनके अपने सांसद जो हैं या अपने जो एमएलए हैं वहाँ पे, वो ही नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे। आप समझिए कि इनको वहाँ पे जो नियरेस्ट दूसरे राज्य के थे, जो मतलब अगर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं तो बिहार उनका टचिंग स्टेट है। तो वहाँ के हाँ, सांसद, वहाँ के विधायक जो हैं वो कहीं न कहीं वहाँ उनका अनिवार्य था, मगर वो उस न्याय यात्रा में नहीं पहुँच रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि उस वक़्त बिहार में क्या हुआ था, ये जितने सांसद बने हैं, एक तो ये इसमें ज़्यादातर जो हैं वो अपर कास्ट से क्या है, अपर कास्ट जैसे भूमियार अपर का। हैं हाँ, वो हैं और वो कहीं न कहीं बेशक उन्होंने टिकट जो है चुनाव लड़ा है वो कांग्रेस से लड़ा है, मगर कहीं न कहीं उनका झुकाव जो है पहले से क्योंकि टिकट नहीं मिली, चलो किसी पार्टी से लड़ना है लड़ लिए। मगर उनका झुकाव अभी भी अभी से नहीं, पहले से वो कहीं न कहीं भाजपा की तरफ है। तो ये जो है मतलब एक कोई चिंता वाली बात जो आप कह रहे थे ना कि कोई चिंता हो सकती है कांग्रेस के खेमे में या कुछ ऐसा, ये हर तरफ से एनडीए एनडीए के लिए पूरी गेम ऑन है यहाँ पे। तो ये आरजेडी इसमें कुछ कर नहीं पाएगी और कांग्रेस का तो इस वक़्त चल ही नहीं रहा। इनके अपने लोग जो है ना ये न्याय यात्रा कर इन्होंने थोड़ा-सा शोर मचाया, तो ये लाइमलाइट में आए। आज के टाइम पर बिहार की राजनीति हावी है। आज कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा कि न्याय यात्रा कहाँ पहुँची, किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन इनको रिसीव कर रहा है, कितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, मतलब चुप करके एक शांत तरीके से निकल रहे हैं चुप करके, कोई मीडिया कवरेज नहीं हो रही क्योंकि पूरा दो जो किया 2000 लोग भी उस यात्रा में नहीं चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वहाँ ने इनके अपने लोग ही नहीं है आज के टाइम पर और कांग्रेस जो है आज जब पीएम जो तृणमूल कांग्रेस है, जब उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने की जब बात कर ली तो पश्चिम बंगाल में जो ये सोचते थे कि टीएमसी वाले भी हमारा स्वागत करेंगे, वहाँ पे भी इनको वही सब है। क्योंकि मेन लड़ाई वहाँ पे अब ये हो गया कि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस बाहर है, टोटली बाहर है और वहाँ मेन लड़ाई आपको दिखेगी भाजपा और टीएमसी के बीच। वही मेन चेहरे हम्म, रहेंगे, ये जो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी ना मतलब एक जो प्रदेश के जो दल रहते हैं ना, ये उससे भी मतलब निचले स्तर का जो है वो मुझे लग रहा है कि इस बार चुनाव में रिज़ल्ट मिलेगा इनको। ये उनको भी टक्कर नहीं दे पाएगी। जी, मैं आपको और मैं ये एक भविष्यवाणी दोबारा करूँगा। जी। इनकी जो 6700 किलोमीटर की जो यात्रा है ना, हाँ। ये यात्रा खत्म होने से पहले ही इंडी अलायंस टोटली खत्म हो जाएगा। अगर रहा भी तो 26 दल में शायद 1 या 2 दल, वो भी साउथ से, वही इनके साथ होंगे। लास्ट में सीट शेयरिंग की जब बात आएगी, वहाँ पे उनके साथ भी पेच फँसेगा। तो ये जो है समझो इंडी अलायंस आज के टाइम पर अब ये भूतकाल हो चुका है। ये अब मुझे नहीं लगता ये टिकने वाला है। मैं अगर कोई एज़ ए मतलब विपक्ष का अगर शुभचिंतक होने के नाते अगर मैं बात करूँ,
इस वक़्त राहुल गांधी को लोगों के बीच में इस यात्रा-यूत्रा छोड़कर अपने पूरे जो काडर है इनका, जो पार्टी काडर वोट है, जो कार्यकर्ता हैं, उनको एकत्रित करके पूरे प्रदेशों में कुछ बैठकें करवानी चाहिए और जो कांग्रेस कार्यकर्ता आज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है, उसको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको मतलब आत्मविश्वास भरने की कोशिश करनी। ये यात्रा से वो और ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो रहे हैं। आज मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस 30 का आंकड़ा भी बहुत क्रॉस कर पाएगी। ये मैं आपको आज लिख कर रहा हूँ 30 का आंकड़ा बहुत मुश्किल है, ये जो पुराना 53 का इनका रिकॉर्ड है, वो वो भी टूटने वाला है और ये 30 पे आकर मतलब 30 भी ये क्रॉस नहीं करने वाली। सोचिए एक राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी 30 का आंकड़ा ना छुए मतलब एक बहुत बड़ी बात होगी ये और ये इंडी अलायंस को साथ लेकर इतनी बैठकें कर सारे घटक दलों को पूरे एक साथ लेकर मतलब इस तरह से प्लानिंग करने के बाद आप रिज़ल्ट आपका 0 शून्य अगर उसमें अगर आ रहा है, तो ये नेतृत्व की कमी है, आपके लीडर की कमी है और ये जो सपना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का देख रहे हैं, तो वो इस जन्म में शायद साकार ना हो। जी। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इधर ये जो लालू और तेजस्वी, एक तो सबसे पहला जख्म तो इनका यही था कि इनके हाथ से जो सत्ता है वो जा रही है, सबसे पहला जख्म। दूसरा जख्म इन्हें दिल्ली से मिला कोर्ट से कि इन्हें वहां पर जो जॉब फॉर लैंड स्कैम है उसमें वहां पर जाना है। तो क्या लालू और तेजस्वी और मतलब जो लालू फैमिली है उसके जो बुरे दिन है वो स्टार्ट हो चुके हैं अब? बिल्कुल और ये चिंता इसीलिए है, सोचिए जितन प्रसाद मांझी जी को जो 4 विधायक हैं शायद उनके, उनको अगर सीएम पोस्ट तक अगर ऑफ़र की जा रही है और उससे पहले नीतीश कुमार को कि आप हर एक मंत्रालय रखिए, हर एक मिनिस्ट्री अपने पास रखिए, मुख्यमंत्री आप रहिए। हम आपको बाहर से पूर्ण समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं, अलायंस मत तोड़िए। अगर इस तरह से बात हो रही है तो ये बौखलाहट है। ये बौखलाहट है ईडी, सीबीआई की, उनके समन्वयों की और जो ये पेरोल के ऊपर जो बाहर आ रहे हैं, हेल्थ जो इन्होंने दिया है कि मेरी स्वास्थ्य संबंधी उसके रीज़न देकर, तो वो भी अब हफ्ते के अंदर 1 हफ्ते के अंदर-अंदर लालू प्रसाद यादव जी दोबारा जेल में जाने वाले हैं। और ये चिंता उनको सता रही है, इसी वजह से वो हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से सरकार बची रहे, सरकार में रहें ताकि ताकि उनको थोड़ा टाइम और मिल जाए। मैं आपको हम्म। एक चीज़ बिहार अगर कल अगर मुख्यमंत्री बदलता है, मैं अभी दोबारा कहूँगा, ये बिहार है, यहाँ लालू प्रसाद यादव है और ये जंगल राज जो है ना, ये चलाने वाला आदमी है ये। ये ईज़िली इतना नहीं होगा वहाँ पे। आज वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्सेस ऐसे नहीं वहाँ पे रोड पे आज वहाँ पे नियुक्त की गई हैं। क्योंकि उनको पता है यहाँ पे पूरा मतलब पूरा एक दंगे जैसा माहौल बनेगा यहाँ पे कल। ऐसे नहीं पूरा आंदोलन करने की क्या पता सड़कों पे लोग अपने कार्यकर्ताओं को बोल दें, गुंडागर्दी सब कुछ इस तरह से बनेंगे, माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। मगर इसको होम मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, नीतीश कुमार के पास है। बाकी सँभालना इन्होंने है, केंद्र सरकार भी पूरी निगाहें इनके ऊपर रखा हुआ है। बाकी जो भी है, कल एक बिहार की मतलब पूरे बिहारियों के लिए एक मतलब अच्छा दिन मुझे लग रहा है कि अच्छी न्यूज़ मैं दोबारा बोलूँगा, बड़ा एक अच्छा दिन रहेगा और अच्छा नेतृत्व मिलने का इनको क्योंकि 2024 के बाद ये हम्म। भाजपा जो है पूरा इसको कैप्चर कर लेगी और अपना मुख्यमंत्री यहाँ उतार देगी। जी। लोकसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है वो बनेगा आपके अनुसार? बिल्कुल बनेगा और नीतीश कुमार कहीं न किसी राज्य के गवर्नर या सेंटर की किसी उसमें दोनों अगर क्या चुना है इन्होंने वो तो नीतीश कुमार ही जाने, मगर हम्म। गवर्नर का मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस गवर्नर के पद के हैं। सेंटर की मिनिस्ट्री में शायद ना हो, मगर गवर्नर का हो सकता है क्योंकि ये अंत है
एक फेयरवेल के तौर पर ही मुझे लग रहा है, मैं उसको ऐसे ही देख रहा हूँ कि इनको प्रॉपर एक फेयरवेल दी जाए, सम्मानजनक एक पद पे रहकर, फिर इसके बाद एक राजनीतिक रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं, वो प्लान हो चुकी है मुझे लग रहा है। जी, आपने एक इसी डिस्कशन में जो जिक्र है वो किया था चिराग पासवान का और पशुपतिनाथ पारस का। दोनों चाचा भतीजे हैं। अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, इन लोगों को किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप है उन्हें उन्होंने समझाया होगा, क्या लग रहा है देखिए आपको? देखिए ये पहले भी साथ थे। चिराग हम्म, पासवान जो है, उसकी उसको आज जो बैठक में मुझे लग रहा है, जो चिराग पासवान कहीं न कहीं था खफा था ऐसे डिसीज़न से, क्योंकि नीतीश कुमार को वापस लेना। मगर आज केंद्र नेतृत्व ने उनको समझाया कि तुम्हारी जो भी एक्सपेक्टेशंस क्योंकि जो हैं, फोटो बाहर निकल के आए उसमें जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों साथ दिखे। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने प्रॉपर इनको एक आश्वस्त किया है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है एनडीए अलायंस से, उससे 1% का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जो पिछली बारी 17 सीटें, मैंने आपको फिर मैं दोहराऊँगा, नीतीश कुमार को जो पिछली बारी 17-18 सीटें जो मिली थी, उसमें हम्म, इस बार सीटें लोकसभा की कम होंगी। इस बार लोकसभा की वहाँ सीटें कम होंगी और वो डिस्ट्रीब्यूट किसको की जाएगी? चिराग पासवान और जो उनके चाचा हैं उनको दी जाएगी। तो ये मतलब प्रॉपर एक उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये फैसले लिए जाएँगे, क्योंकि दोनों तरफ अगर चिराग पासवान और जितिन प्रसाद जो मांझी हैं और ये जो उनके चाचा हैं, ये ही अगर अलग हो जाएँ तो वहाँ आरजेडी के साथ ये सरकार बना सकते हैं, मगर उसकी पॉसिबिलिटी बड़ी कम है, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंस में ले चुके हैं और बात पूरी प्रॉपर हो चुकी है। अब हमें इंतज़ार करना है तो कल का करना है, और मुझे लग रहा है कि नया सूर्योदय जो है एक अच्छी जो है बिहार की उन्नति के लिए एक नया सूरज उगने वाला है कल। जी, आ, मैंने आपसे एक और सवाल किया था, वो थोड़ा सा मतलब जो उसके क्रॉस क्वेश्चन हो गया था, फिर वो उसका जो जवाब था मैं वो नहीं ले पाया था। पलटी नहीं मारेंगे नीतीश कुमार, इसकी गारंटी कौन लेगा? देखिए इसकी गारंटी खुद नीतीश कुमार है, आप समझना इस चीज़ को, पलटी नहीं मारेंगे। ये चुनाव जो है 25 में तो ऐसे भी चुनाव होना है, दूसरा इनका जो राज्य का है, हम्म, लोकसभा लोकसभा में। अगर इनको पलटना होता, अगर मतलब आरजेडी के साथ सब कुछ सही होता इनका, तो ये अभी अलायंस तोड़ते ही नहीं। आप समझना इस चीज़ को, यहाँ पे अलायंस हम्म, तोड़ते ही नहीं। अब अगर 2024 के बाद, 24 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद और एज़ एक्सपेक्टेड भाजपा अगर पूर्ण बहुमत से दोबारा आ जाती है, तो नीतीश कुमार का जो बेनिफिट है ओवरऑल, क्योंकि वो हम्म, सिर्फ़ मुख्यमंत्री तक का अभी तक जो उनकी अभी तक डिसीज़न जो हुए हैं, अभी तक जो बात चल रही है, कल को अगर वो एनडीए का समर्थन से अगर वो लेते हैं एज़ ए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो वो आरजेडी में ही, तो उनको इतनी मतलब मशक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये अगर एक पलटू राम की जो छवि एक बनी थी इनके पीछे, आप समझ रहे हैं? उसको अगर भांपते हुए तो ये इनको ज़रूरत नहीं थी, एज़ ए मुख्यमंत्री ही रहना होता। इन्होंने एक टारगेट लिया है, को एक लालच मिला है वहाँ पे, एक प्रॉपर को फेयरवेल का, ये उस लालच को देखते हुए मुझे नहीं लगता ये पलटी मारेंगे इस बार। क्योंकि ये अंतिम अपनी राजनीतिक जो जीवन रहा है, वो उसकी रिटायरमेंट की ओर है, और वो मुझे नहीं लगता कि लास्ट में ये अब पलटी मारने की मतलब स्थिति में हैं अभी। क्योंकि अगर ये इन्होंने कल अगर शपथ ले ली है, तो ये 2024 के चुनाव के बाद इमीडिएटली ये इनको नियुक्त कर दिया जाएगा, और जो भी राज्य इनको मिलेगा, ये प्रॉपर वहाँ पे जो इनका कार्यकाल रहेगा, उसको निभाकर ये सन्यास की तरफ चले जाएँगे। जी, चलिए पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े। इसी को मानते हुए इनके पलटने के चांसेस हैं। जी, जी, इसी के साथ में हम ये जो सत्र है
उसे समाप्त करेंगे। पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े और बिहार से रिलेटेड जितने भी इंसाइट्स थे वो आपने हमारे साथ शेयर करे, और किस किस तरीके से जो खेल था, जो पासा था, वो जो मैं कहूंगा कि एक स्वेटर था जो बुना गया, वो किस तरीके से बुना गया, उन सभी चीजों पर आपने काफी तफसील से हमें बताया। और हमारे जो दर्शक हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये जो आपका तरीका है बताने का, समझाने का, वो पसंद आया होगा। और हम लगातार जो आपके साथ में इसी तरीके की जो सीरीज है वो हम ला रहे हैं, तो उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आ रहा होगा। बाकी का पवन जी, इस सत्र में आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। ज़रूर आगे भी ऐसे ही दर्शकों को जो है पूरा अपना विश्लेषण करते रहेंगे और दर्शकों का प्यार मिलता रहे। जय श्री राम। जी, जय श्री राम।